नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो आज आपके लिए जो यह वीडियो लाया गया है, इसमें आपके जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है और ये आज इसका भाग 2 है। इससे पहले इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, तो आपने वह नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको ज़रूर देख लें। यह वीडियोज आपके आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उत्तराखंड के, वहाँ पर आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का आपका जो पहला प्रश्न है वह है, सालाबाई की संधि किससे संबंधित है? और इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो आपकी जो सालाबाई की संधि है वह आपकी प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था उससे संबंधित है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको ध्यान में रखनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सालाबाई की संधि अगर आपसे पूछा जाए कब हुई, तो ये हुई थी आपकी 17 मई 1782। तो 17 मई 1782 को हुई थी। इसमें आपके मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सालाबाई की संधि थी वह आपकी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित थी और यह संधि आपकी 17 मई 1782 ईस्वी में हुई थी। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद को नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो आपको बताना है कि जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आपके जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका वर्णन किया गया है। और जो आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, 36 से 51। तो जो आपका संविधान के जो आपका जो है आर्टिकल 36 से 51 है, इन 36 से 51 तक के आर्टिकल में आपका जो नीति निर्देशक तत्व हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उनका जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको ध्यान में रखनी है, आप देख सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के, अगर आपका से पूछा जाए कौन से भाग में किया गया, तो संविधान के भाग 4 यानी आपका पार्ट 4 में 36 से 51 आर्टिकल तक इसका वर्णन किया गया है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको अगर आपसे पूछा जाए किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इनको आपके आयरलैंड के संविधान से इनको बोरो किया गया है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह का नाम क्या था? और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, लोथल। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था उसका नाम था लोथल। और जो यह लोथल है यह आपका गुजरात राज्य में स्थित था। तो आपको आपसे अगर पूछा जाए कि लोथल जो पुरातात्विक जो आपका स्थल है यह कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। और अगर कालीबंगन की बात की जाए तो कालीबंगन आपका जो है ये राजस्थान में स्थित है। और इसी प्रकार से जो राखी गढ़ी है यह हरियाणा में स्थित है। तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, जब साइमन कमीशन भारत आया उस समय भारत के वाइसराय कौन थे? और आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन। तो आपको ध्यान रखना, जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उस समय जो भारत के जो वाइसराय थे वह थे लॉर्ड इरविन। और साइमन कमीशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखनी है तो वो आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात है, साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन साइमन के नेतृत्व में हुई। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जिस समय साइमन कमीशन का गठन हुआ तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वह थे आपके जॉन साइमन।
इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि जो साइमन कमीशन था इसमें आपके टोटल 7 मेंबर यानी टोटल 7 मेंबर थे और यह प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है साइमन कमीशन 1928 1928 में भारत आया था। तो यह प्रश्न भी आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि साइमन कमीशन कब भारत आया। तो आपको ध्यान रखना है 1928 में भारत आया। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है इसके जो सारे मेंबर थे सदस्य थे वे आपके अंग्रेज थे। एक भी भारतीय सदस्य आपका इसमें शामिल नहीं था। तो इसीलिए आपका जो साइमन कमीशन था इसका जो है विरोध भारत में शुरू हुआ था। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के नाम से किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चार्ल्स मैटकॉफ। तो ये प्रश्न भी आपका पिछले बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के नाम से आपका जाना जाता है चार्ल्स मैटकॉफ को। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लाहौर अधिवेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जो ध्यान में रखनी है वह इस प्रकार है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि यह अधिवेशन कब हुआ तो 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लाहौर अधिवेशन के समय वो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो वह थे आपके जो अध्यक्ष थे वह थे जवाहरलाल नेहरू और इसका आयोजन आपका 1929 में लाहौर में किया गया था। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय जो भारत के जो गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है भारत में प्रथम बार राष्ट्रगान कब गाया गया। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1911 यानी 1911। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में प्रथम बार आपका जो राष्ट्रीय गान गाया गया वह 1911 ईस्वी में गाया गया। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको ध्यान रखनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया तो आपको ध्यान रखना है जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1911 ईस्वी में उसमें गाया गया। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि जो कलकत्ता अधिवेशन थे उस समय उसके अध्यक्ष थे विश्व नारायण दत्त। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा को किस देश से लिया गया है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा संविधान है इसमें न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है। और जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ये सभी। तो जो भारत की संसद है वो आपकी राज्यसभा लोकसभा व राष्ट्रपति को मिलाकर भारत की संसद का निर्माण होता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है संसद के
दो सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल होता है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6 मंथ, यानी संसद के 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम जो गैप ड्यूरेशन हो सकता है वह होता है आपका 6 माह। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य रखे गए हैं? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 क। तो जो आपका आर्टिकल 51A है, 51 क है, इसमें आपके जो है मूल कर्तव्यों को रखा गया है। और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको ध्यान रखनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो मूल कर्तव्य थे इनको संविधान के 42 अमेंडमेंट यानी 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया तो आपको ध्यान रखना है 42वें संशोधन 1976। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि जो मूल कर्तव्य थे इन्हें श्री स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया। तो आपसे पूछा जाए कि अगर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस कमेटी की सिफारिश पर लाया गया तो वह है स्वर्ण सिंह समिति। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि जो मौलिक कर्तव्य है इनको अगर पूछा जाए किस देश के संविधान से लिया गया है तो ये आपके आपके रूस के संविधान से इनको लिया गया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए खरोष्टी लिपि। तो जो आपकी खरोष्टी लिपि है इसको जो है दाएं दाएं साइड से बाईं ओर लिखा जाता था। फिर आज का आपका जो प्रश्न है इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोगों को जो है कमेंट कर कर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपका प्रश्न है गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पर्ण, ऑप्शन बी दीनार, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी कणसर। तो आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और इस प्रश्न का जवाब कमेंट में देकर जरूर बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। और आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आने वाले टाइम में ऐसे वीडियोज आपको मिलते रहें।